हेलो फ्रेंड्स। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं लीनियर अलजेब्रा की हम कंप्लीट कोर्स जो आपको करवा रहे हैं उसमें आगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2। तो हम कर रहे थे एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर स्पेसेस। तो पिछले लेक्चर में हमने देख पढ़ा था कि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या है, वेक्टर स्पेस क्या होती है, 8 प्रॉपर्टीज जो सेटिस्फाई करता है और कौन कौन सी कंपोजिशन उसमें डिफाइन होती है। एक एडिशन की कंपोजिशन होती है और दूसरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की होती है, किसी सेट पे डिफाइन होती है। और जब वो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेती हैं तो हम बोलते हैं कि वो एक वेक्टर स्पेस है। तो पिछले लेक्चर में हमने एक एग्जाम्पल पढ़ ली थी। कौन सी एग्जाम्पल पढ़ ली थी? एन टपल्स वाली। जैसे आर स्क्र R3, आर स्क्र जो है वो 2 टपल्स होते हैं, R3 जो है वो 3 टपल्स होते हैं। तो ये एक वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने डिफाइन की थी, तो उसके अंडर जो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई करते हैं, सो ये एक वेक्टर स्पेस होती है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स और वेक्टर स्पेसेस की। तो चलिए करते हैं। पहला है हमारे पास दूसरी एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, दैट इज। तो पहले इसकी कुछ थ्योरी बना लेते हैं। जैसे एक मैट्रिसेस क्या होता है? लेट ए बी अ मैट्रिसेस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ m बाई n, छोटा m लेते हैं। तो अगर हमारे पास कुछ मैट्रिक्स है a जिस जो ऐसा है कि इसका जो ऑर्डर है वो m बाई n का है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके एलिमेंट्स किस टाइप के दिखेंगे? इस मैट्रिक्स के ऐसे टाइप के दिखेंगे ना, A11, A12 एंड सो ऑन, A1 n तक जाएगा क्योंकि n कॉलम्स है ना। इसी तरह A21, A22 एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा? A2n तक जाएगा। एंड ऐसे ही करते चलें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? AM1, क्योंकि हमारे पास m रोज हैं, तो AM2 एंड सो ऑन AM। तो ऐसे टाइप का एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मींस m इज नॉट इक्वल टू n। इफ m इज इक्वल टू n देन a इज स्क्वायर। तो a क्या बन जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तो आप सभी जानते हैं। और ये वाले क्या होते हैं? किस कोई भी मैट्रिक्स अगर मैं a का लूं, कोई भी एलिमेंट लूं, तो वो कहां से आएगा? वो एक ऐसा दिखेगा, दैट इज aij टाइप का। What does it represent? This represent an element from ith row and jth column, ith row और jth column। तो जो जिन एलिमेंट्स के लिए i इज इक्वल टू j होगा, मीन्स वो सेम रो और सेम कॉलम का एलिमेंट होगा, उनको क्या बोलेंगे? फॉर i इज इक्वल टू j, these elements are called diagonal elements। ये आप सभी को पता है। और देखिए इसमें जो एक रो है, इस मैट्रिक्स की, जो ये रो है इस मैट्रिक्स की, जो ये एक रो है, वन रो लाइक A11, A12 and so on A1n, this can be regarded as elements from n tuples? No. And one column, also one column like this, A11, A12 and so on, sorry, A21, A31 and so on AM1 can be regarded as elements from m tuples. And also this can be also this one row or one column can be regarded as also
one row or one column can be regarded, this one row can be regarded as मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हम रिगार्ड कर सकते हैं एक रो को? मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 बाय n, क्योंकि इसमें एक रो है और n कॉलम्स। एंड likewise one column can be regarded as matrix of order m by 1, बिकॉज इसमें m's जो हैं वो रोज हैं और सिर्फ एक कॉलम है। तो हम इसे एक जो कॉलम है और रो है उसको वेक्टर की तरह भी मान सकते हैं और मैट्रिक्स की तरह भी मान सकते हैं। तो बात चली थी हमारी मैट्रिसेस की। तो अगर मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स। ऑल्सो इफ ऑल aij इज इक्वल टू 0 4 आई कहां तक जाएगा? आई जाएगा, आई क्या है? नंबर ऑफ रो नोट करता है। तो रो कितनी है? m बाई m, n में m। और कॉलम कितने हैं? कॉलम हमारे n है। तो फॉर यहाँ पे ऑल एज आई अगर जीरो हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? देन ए इज अ जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो हो जाए। और दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब उनके सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम होना चाहिए अगर मैट्रिक्स की इक्वालिटी को अगर आपने कंपेयर करना है तो। टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n are equal if for all I from 1 to m and for all j 1 to n aij is equal to bij. Bij are the elements of matrix B and aij is elements of matrix A। यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू मैट्रिक्स A and B of order m by n are equal if for all I this and j this, these are all the elements are equal. Now we are conditioned to define the matrix vector space. How we can define this? तो ये होगी मैट्रिक्स की पीछे की थ्योरी जो कि आप सभी पहले से जानते थे, तो हमने रिवाइज कर लिया उसको। तो अब मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस क्या होती है? अ सेट ऑफ मैट्रिक्स, अ सेट ऑफ all the matrices of order m by n with elements from field f। वो वाला सेट जिसमें सारे के सारे मैट्रिक्स किसके ऑर्डर के हैं? m by n के, और उनके एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? f फील्ड से, is called a vector space with following matrix addition and scalar multiplication। तो वो सेट जिसमें सारे के सारे m by n ऑर्डर के एलिमेंट मैट्रिक्स हैं और उन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? फील्ड f से। तो उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन और
एडिशन कैसे डिफाइंड की हुई है कि a plus b times ij is equal to aij plus bij and caij is equal to c times aij। मीन्स टू मैट्रिक्स की जो एडिशन है वो भी सेम सेट में जाए, और अगर कोई स्केलर जो है वेयर, यहाँ पे लिख भी सकते हैं वेयर सी फ्रॉम द फील्ड, अगर कोई स्केलर एफ से लें और उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो वाला मैट्रिक्स भी कहाँ जाए, सेट में, वही सेट में जाए। अ सेट हमें यहाँ पे एम भी लिख सकते हैं बड़ा करके एम। It is denoted by is a vector space. A set M of all the matrices of order M by N with elements from the field F is called a vector space with following addition, matrix addition and scalar multiplication. It is denoted by, तो कैसे डिनोट करेंगे इस वेक्टर स्पेस को? It is denoted by capital M over the field F and यहाँ पे आ जाएगा इसका ऑर्डर। इसका मतलब है m बाय n ऑर्डर के सारे मैट्रिक्स का सेट जिनके एलिमेंट्स किस फील्ड से आ रहे हैं, f फील्ड से। तो कैसी एडिशन कैसी है कि अगर दो मैं जहां से मैट्रिक्स उठा लूं, जहां से दो मैट्रिक्स उठा लूं और उनकी एडिशन भी सेम सेट में जानी चाहिए, और अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो सेम सेट में जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम ये कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर m of 2/3 over the field of real numbers। तो ये कैसा सेट होगा, कैसा सेट होगा जी? ऑल, जिस सेट में क्या होंगे, ऑल द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3। इस सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे 2/3 के मैट्रिसेस, जिनके एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं। तो इससे दो एलिमेंट्स अगर ले लूं a और b यहाँ से, तो वो कैसे दिखेंगे, ऐसे दिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे 2 1 0 -1 0 1 एंड b हमने ले लिया 1 2 3 एंड 9 0 8। so it is matrices of 2/3, it is also matrices of 2/3 and elements are from the field of real numbers। तो इनकी अगर एडिशन करें तो क्या आ जाएगी इनकी एडिशन, 3 3 3 8 0 9 एंड इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस, इसी सेट में जाएगा ना, बाहर तो नहीं जा रहा। और अगर मैं कोई स्केलर ले लूँ, अब कंसीडर कर लूँ सी 2 स्केलर कंसीडर कर लूँ रियल नंबर से, फील्ड से 2 ले लूँ, और अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ a के साथ तो क्या बन जाएगा ये मैट्रिक्स, 4 2 0 -2 0 2। तो ये भी कहाँ चला गया, इसी सेट में चला गया। तो कोई दो मैट्रिक्स ले लूं, उनकी एडिशन भी इसी सेट में जा रही है। अगर कोई स्केलर एक फील्ड से ले लूं और उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी सेम सेट में जा रहा है। सो इट इज अ वेक्टर स्पेस। एक एग्जांपल देखते हैं। सो पहली एग्जांपल क्या थी, n टपल्स वाली, जैसे r की पावर n जहाँ f की पावर n, किसी फील्ड की पावर n कर दो तो n टपल वाली एक एग्जांपल हो गई, वो भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है। और दूसरी क्या एग्जांपल हो गई, मैट्रिक्स वाली, ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, जहां हम जर्नल फील्ड ले लेते हैं f, तो ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है। और अगर m जो है वो n के बराबर हो जाए तो ये भी एक वेक्टर स्पेस है। ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस की वेक्टर स्पेस, और ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्सेस की वेक्टर स्पेस। तो ये दूसरी एग्जांपल हो गई। चलिए तीसरी एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 3। इसके लिए इतनी थ्योरी की जरूरत नहीं है, सीधा चलते हैं। लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, और f इज एनी फील्ड। f कोई भी फील्ड,
वो रियल नंबर्स की भी हो सकती है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की भी हो सकती है. देन डिफाइन अ सेट, define a set of all the functions from S to F. एक हमने सेट डिफाइन कर लिया, उसको हम कुछ भी नाम से दे सकते हैं. उसको हम कैपिटल F नाम दे सकते हैं, कैपिटल F नहीं देना है तो कुछ भी उसका नाम रख सकते हैं. द सेट ऑफ ऑल द फंक्शंस, इसको हम ऐसे दे सकते हैं नाम F का. सेट ऑफ ऑल द फंक्शंस holds the F here such that F is from S to F. ऐसे ऐसा सेट है, सारे के सारे फंक्शन जितने सेट S से F तक जा रहे हैं. और S क्या है? S इज एनी सेट, नॉन एम्प्टी सेट. इसमें कुछ कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं. तो ये जो सेट है किसी नॉन एम्प्टी सेट से फील्ड F पे, ये एक वेक्टर स्पेस बनाता है. तो अगर वेक्टर स्पेस बनाता है तो उसमें कॉम्पोजिशंस क्या डिफाइन है, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या डिफाइन है. तो विद फॉलोइंग ऑपरेशंस, दैट इज अगर कोई दो फंक्शन मैं उठा लूं f से, s is any element of set S, then it is equal to f of s plus g of s. And for any scalar from the field and there is f times s, then it is c times f of s, where c is from the field, s is the element of set S, and f and g are elements of this set. So under these operations, this set form, under these operations, this set, this is a vector space denoted by, कैसे डिनोट करते हैं इसको, इट इज डिनोटेड बाय दैट इज f फ्रॉम S to F. तो ये थर्ड एग्जांपल हो गई वेक्टर स्पेस की, फ्रॉम एनी नॉन एम्प्टी सेट टू एनी फील्ड. एंड नेक्स्ट वी डिफाइन फोर्थ एग्जांपल ऑफ वेक्टर स्पेस. नाउ टू डिफाइन फोर्थ एग्जांपल ऑफ ए वेक्टर स्पेस हमें कुछ थ्योरी चाहिए. तो आप सब पॉलिनोमियल्स जो हैं वो, उसके बारे में तो आप सब जानते हैं. क्या होती है एक पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होती है पॉलिनोमियल? जैसे मान लीजिए हमने ये डिफाइन की, f of x is equal to a raised to power n, sorry, an x raised to power n plus an minus 1 x raised to power n minus 1 plus so on plus a1 x plus a naught. This type of expressions where an minus 1 so on a1 a naught are coming from any field is called a polynomial. Polynomial. Now, next we define what is the degree of polynomial. डिग्री क्या होती है? इस तरह की किसी भी एक्सप्रेशन में n की सबसे ज्यादा जो पावर होती है, जहां हम ये भी बोल सकते हैं लार्जेस्ट एक्सपोनेंट of x is called degree of polynomial f. तो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जो x की लार्जेस्ट पावर होती है. एंड ऑल्सो व्हाट अबाउट जीरो पॉलिनोमियल? जीरो पॉलिनोमियल क्या होगी? When all the coefficients
that is an is equal to an minus 1 is equal to an minus 2 and so on is equal to a1 is equal to a naught. When all these coefficients are 0, then this polynomial is called zero polynomial. तो what about degree of that zero polynomial? क्या होगी डिग्री किसी polynomial की? डिग्री क्या होती है? लार्जेस्ट x की पावर, बट इसमें तो x है ही नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो फॉर कन्वीनियंस वी टेक डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल एज माइनस डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल एज माइनस 1। तो ये हो गई जीरो पॉलिनोमियल। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगी जी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होगी जिसमें an is equal to an minus 1 is equal to an minus 2 is equal to so on a1। ये सारे के सारे जीरो हैं, बट ए नॉट जीरो नहीं है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो कांस्टेंट टर्म है ये वाली जिसके साथ x नहीं लगा हुआ, जो x वाले कोफिशिएंट हैं सारे के सारे जीरो, और जो x के बिना वाला कांस्टेंट एलिमेंट है एक पॉलिनोमियल में वो नॉन जीरो, देन ऐसी पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी मींस ऐसे टाइप की होगी ऐसे। तो व्हाट अबाउट इस डिग्री? डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल is taken as 0. We can write it as this: x to power 0, the power of 0 for any real numbers it is 1, so degree of constant polynomial is 0. तो इसके अलावा जब x साथ में आ जाएगा तो x की जो सबसे बड़ी पावर होगी वही पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो नेक्स्ट वी डिफाइन the addition and scalar multiplication. It is very easy task to define these operations. Now how we define addition of two polynomials? Let f be as a polynomial a raised to power n, sorry it is not, it is like this: an x to power n plus an minus 1 x to power n minus 1 plus an minus 2 x raised to power n minus 2 plus so on plus a1 x plus a, and g as bm x raised to power m plus bm minus 1 x raised to power m minus 1 plus so on plus b1 x plus b naught। ये टू पॉलिनोमियल्स हैं और हम फॉर कन्वीनियंस ले लेते हैं कि m इज लेस देन और इक्वल टू n। m जो है वो n के बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और अगर कम हुआ तो जितने एलिमेंट्स n माइनस m कोफिशिएंट्स जो होंगे वो gx के जीरो होंगे। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है कि अगर m इज लेस देन n, अगर बराबर हो गए फिर तो कोई बात नहीं है, फिर तो एज इट इज ऐड हो जाएंगे, x के जो लाइक पावर्स वाले हैं वो ऐड हो जाएंगे। अगर लेस है तो ऐसे हो जाएगा कि जो bm प्लस 1 इज इक्वल टू bm प्लस 2
इज इक्वल टू प्लस सो ऑन बी एन, तो वो वाले पार्ट जो हैं वो हमारे जीरो हम करके उनको बीच में ऐड कर देंगे। तो ऐसे क्या हो जाएगा, जी एक्स क्या बन जाएगा, ऐसे करके जी एक्स बन जाएगा बी एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस बी एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन एंड प्लस सो ऑन प्लस बी वन एक्स प्लस बी नॉट। यहाँ पे बी एन है तो इसके पीछे वाला जो एलिमेंट है वो बी एन माइनस वन हो जाएगा, इसके पीछे वाला जो है वो बी एन माइनस टू हो जाएगा। तो ऐसे करके हम सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो बीच में ऐड कर देंगे और जी एक्स ऐसा बन जाएगा। उसकी डिग्री हम जो एफ एक्स की डिग्री है, जहाँ जो जो बड़ी डिग्री वाली पॉलिनोमियल है उसके इक्वल कर देंगे। तो अब इनकी एडिशन कैसे डिफाइन करेंगे दोनों की, बड़ा आसान काम है। जो x की लाइक पावर वाले हैं वो है जहां पे ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे n माइनस वन और बी एन माइनस वन वाले ऐड हो जाएंगे और x की पावर n माइनस वन आ जाएगा, और प्लस सो ऑन प्लस ऐसे ही जहाँ पे ए वन प्लस बी वन एक्स और प्लस यहाँ पे ए नॉट प्लस। तो अब आप देखिए ये भी कहाँ जाएगी, ये भी तो एक पॉलिनोमियल इन डिग्री n ही है। और अगर हम कोई कांस्टेंट ले लें किसी फील्ड से और उसको मल्टीप्लाई कर दें किसी पॉलिनोमियल के साथ ऐसे, तो क्या बनेगा, वो भी तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ही रहेगी ना, कम थोड़ी हो जाएगी ये डिग्री। सी एन एक्स रेज टू पावर एन सी ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ओ वन प्लस सी ए वन एक्स प्लस सी ए नॉट। अभी दो रियल नंबर्स हैं, दो एलिमेंट्स ये फील्ड के हैं। ये कोफिशिएंट्स कहाँ से आते हैं, कोफिशिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं, कोफिशिएंट्स आर कमिंग फ्रॉम कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कमिंग फ्रॉम फील्ड एफ। तो फील्ड एफ में अगर दो एलिमेंट्स, फील्ड एफ के अगर दो एलिमेंट्स आप ऐड कर दो तो वो भी फील्ड एफ के ही रहेंगे, और कोई दो एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी फील्ड में से ही रहेंगे। तो ये जो कोफिशिएंट है जे वाले, एडिशन वाले या मल्टीप्लिकेशन वाले, तो ये कहाँ से आएंगे, फील्ड में से ही चले जाएंगे। और ऐड होके या मल्टीप्लाई होके वो पॉलिनोमियल भी कहाँ रहेगी, डिग्री एन की ही रहेगी। तो ऐसे करके अब हम अगली वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है कि एनी द सेट ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ द टाइप, द सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, the set of all the polynomials with degree, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये डिग्री, एट मोस्ट एन। अभी एट मोस्ट एन का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा एन है और उसमें कम डिग्री की पॉलिनोमियल्स भी हो सकती हैं। तो अगर कम डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसको भी हम एन डिग्री की तो बना ही सकते हैं ना, बीच में जीरो कोफिशिएंट ऐड करके। तो सेट ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स विद डिग्री एट मोस्ट एन whose coefficients are from field F and with operation of addition and scalar multiplication defined above as defined above, जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया। तो सेट ऑफ ऑल दोज पॉलिनोमियल्स और डिग्री इज एट मोस्ट एन
and coefficients are coming from f with the with these following addition and scalar multiplication is a vector space, is a vector space, and it is denoted by, तो कैसे डिनोट किया जाता है, it is denoted by as p of f and पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हम जहां लिख सकते हैं। इसका मतलब है set of all the polynomials with degree at most n and whose coefficients are coming from f is a vector space। तो आज हमने 3 एग्जांपल्स और आपको वेक्टर स्पेसेस की जो हैं वो आपके सामने रखी हैं। तो हम इन्हीं एग्जांपल के साथ अगले लेक्चर में भी आपके साथ रूबरू होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर में इतना ही, आगे हम इसको जारी रखेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही और भी जो टॉपिक हैं वो आपके लिए लेके आते रहेंगे, और कमेंट्स जरूर करें हमें कि आगे आप कौन सा जो कोर्स है, कौन से सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर हैं वो देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।